हेलो दोस्तों, मैं वैभव। दोस्तों, 1 जून से मैंने साइंस का चैप्टर वाइज रिवीजन दृष्टि आईएएस की बुक से किया है। और इसकी ये खासियत है कि मैंने सेक्शन बाय सेक्शन किया है। पहले साइंस में फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का। और ये हम इसलिए शुरू किए हैं कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं, जैसे कि बिहार का ले लो तो बिहार एसएससी है, जो सचिवालय सहायक का होने वाला एग्ज़ाम। उसके बाद अभी हाल में ग्रुप डी का होगा एग्ज़ाम। उसके बाद अभी तुरंत बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। मतलब साइंस एक ऐसा कोर सेक्शन है, हर एक एग्ज़ाम का साइंस जो है अब कोर सेक्शन बन गया है। क्योंकि अब जीके से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीएस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। उसके परसेंटेज जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सो हमने यही सोच कर के इस मतलब जो सीरीज़ है साइंस का, वो भी दृष्टि आईएएस का बुक आप लोग देख सकते हैं। ये दृष्टि आईएएस का बुक है। जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ से ये लाया था, सामान्य विज्ञान। और ये सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। मैंने इसी बुक से एनटीपीसी सीबीटी 1 जो है पटना जोन से मैं क्वालिफाई हूँ। और सीबीटी 2 का अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है 15-16 जून को। और बीएसएससी बीपीएससी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। बट वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आप लोग तो पता ही है, बिहार में रह रहे हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ पे सब कुछ होता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़रा सा भी अगर आपको ये हेल्प करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा। आपको एक चीज़ को अगर बार बार रिवाइज करते हैं वो, और बार बार बहुत सारी चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सो दोनों में बहुत रिवीजन है। एक बुक पढ़िए लेकिन बार बार उसी को पढ़िए, ठीक है। ताकि अगर आप मान लीजिए इस बुक से जो पढ़े हैं बाई चांस अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन रहते, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आप उसमें से इसके थ्रू, अगर इस बुक से नहीं है किसी और बुक से है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको एलिमिनेट करने में, मतलब ऑप्शन को छांटने में आसानी होगा। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं। हमारा ये सेकेंड चैप्टर है, मैकेनिज़्म है या यांत्रिकी है, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रकार के मोशंस हैं। उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन। उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स, फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे इसी में। मतलब पूरा मैकेनिज्म यांत्रिकी जो है, इसमें जो कुछ भी आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है, बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे, क्योंकि करने से ही कुछ होता है, तो हम लोग कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है मोशन है। हमारा पहला टॉपिक क्या है? मोशन है। मोशन गति एवं विराम, मतलब जो चीज़ गतिशील है। मान लो ये पेन मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है ना, ये पेन यहाँ पे रखा मैंने, और इसके एवज में मैं क्या किया, इस पेन को यहाँ पे रखा, इस एवज में क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ले जा रहा। तो एक वस्तु की अपेक्षा ये वस्तु, अगर कोई वस्तु गति में हो, ठीक है ना, एक वस्तु की अपेक्षा अगर कोई वस्तु गति में हो तो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अगर एक वस्तु की अपेक्षा दूसरा वस्तु विराम में हो, ठीक है ना, रुका हुआ हो, स्थिर हो उसके सापेक्ष, तो क्या कहलाएगा? विराम कहलाएगा। तो यही है मोशन एंड रेस्ट। मोशन मीन्स गति और रेस्ट मीन्स विराम। ओके दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप शायद, उम्मीद करता हूँ मैं। दूसरी चीज़, दूरी, डिस्टेंस क्या है? अगर एक बिंदु यहाँ पे ए है, दूसरी बिंदु यहाँ पे बी है, ठीक है ना, तो अगर हम कहीं से कहीं जाते हैं तो बीच का कुछ ना कुछ क्या होता है? गैप होता है, ठीक है ना। तो गैप क्या कहलाता है? हमारा डिस्टेंस कहलाता है। जो दूरी होता है, जो हम तक क्या करते हैं, उसको तय करते हैं। तो दूरी क्या है? गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ओके, जो मार्ग है हमारा। दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि है। मैंने सदिश अदिश पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप उससे जाकर के देख ले वहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी कभी भी, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, विस्थापन, बट जब हम आगे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये है, मैंने ये बनाया, ओके, और इसको यहाँ से मिला लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम ऐसे नहीं चल करके हम डायरेक्ट यहाँ सी पे आएंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है वही हमारा विस्थापन कहलाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से आएंगे, थोड़ा लंबा दूरी पड़ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कहता है किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच, ये
इनिशियल पॉइंट ये है, जो शुरुआती पॉइंट है, ये करेंट पॉइंट है, ये अभी का बिंदु है, ठीक है ना। तो करेंट सिचुएशन ये है, एंशिएंट सिचुएशन ये है इसका, ठीक है ना। स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, दूरी क्या था, अदिश राशि था, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक ऋणात्मक यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय मतलब एक फिक्स टाइम में, मतलब उसका जो टाइमिंग होता है वो नियत रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, दूरी चाल अदिश राशि है, ओके। लेकिन विस्थापन और वेग सदिश राशि है। आप देखेंगे विस्थापन और वेग यहाँ पे है ना सदिश राशि, वेग सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है ना। तो चाल अदिश राशि है, चाल बराबर दूरी बटा यानी वेलोसिटी बराबर स्पीड, इसको वी बोलेंगे, वेग बोलेंगे, सॉरी चाल बोलेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस है ये, और ये टाइमिंग है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल की विमा एल पीछे पढ़ाए थे, एल मतलब क्या होता है, उसका सिंबल होता है लेंथ का होता है, टी टाइमिंग का होता है, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एल टी इनवर्स है। वेलोसिटी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग क्या है, सदिश राशि है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। मतलब इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। अब विस्थापन किसको कहते हैं, अंतिम बिंदु और प्रेजेंट बिंदु जो है, ठीक है ना, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चलते हैं हम, वेग क्या है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। हमने पीछे देखा था चाल का भी एसआई मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड था, वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी विस्थापन और बटा समय होता है, ठीक है ना। चाल बराबर भी दूरी बटा समय होता है, ओके दोस्तों। इसका भी विमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा, ओके। फिर ये बताया गया है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हम जब एक पेज लेते हैं तो हमारा पेज ऊपर वाला होता है नॉर्थ, एक पेज लेते हैं तो ऊपर वाला हमारा जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट, ओके। तो ये दर्शाया गया है इसमें कि विमा कौन, विस्थापन कौन है, चाल कौन है, वेग कौन सा है, ठीक है। कोई व्यक्ति चित्रानुसार पथ ए बी सी डी ई पर चलते हुए बिंदु ए से प्रारंभ कर बिंदु ई पर 5 घंटों में पहुंचता है। देखिए यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे आया, यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ, ठीक है ना। तो उसके द्वारा दूरी कितना तय किया गया, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो गैप आया, ठीक है ना, जो अंतराल आया, मार्ग की जो लंबाई है वही उसका क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है ना। विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब जो चलिए इनिशियल पॉइंट उसका ए था, अभी का प्रेजेंट पॉइंट कहाँ पे, ई पे है, तो यहीं पे डायरेक्ट इससे इसके सामने मिला लेंगे, ठीक है। तो ये 2 था तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा इसका। तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये पता है ना, अभी बताया था ना, राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, पूर्व होता है, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसकी चाल कितना हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 2 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। उसका वेग कितना हो जाएगा, वही दूरी बटा समय होता है, सॉरी विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन 6 किलोमीटर था ना, 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ठीक है ना। अब आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी वेग में परिवर्तन की, इसको बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहलाता है। तो वेग त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, और वेग का परिभाषा क्या था, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के अंतराल, जो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है, तो डिफरेंस जो रहता है, सो तो हमारा वेग में परिवर्तन क्या है, v माइनस यू, ठीक है ना, यानी विस्थापन हो गया ये। और त्वरण को a से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन है, अब बाई टी तो होता ही है, प्रारंभ इनिशियल पॉइंट है ये, अभी प्रेजेंट पॉइंट है ये, वेग है ये, और टी समय अंतराल हो गया। त्वरण एक सदिश राशि है। तो मैंने क्या क्या सीखा अभी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब क्या हो गया, वेक्टर हो गया, सदिश राशि हो गया। क्या हो गया, ये सब सदिश राशि। ओके दोस्तों, ये सब क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, और स्केलर क्वांटिटीज डिस्टेंस हो गया और चाल हो गया। अब आते हैं आगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है त्वरण, वेग में परिवर्तन, समय अंतराल a बराबर v माइनस u बाई टी है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ओके दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसमें सेकेंड स्क्वायर क्यों आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। क्यों सेकेंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक तो विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतर है दोनों में समय का, जैसे कि दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और वेग क्या कहलाता है, विस्थापन के अंतर को, ठीक है ना। तो वो था ना मीटर पर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड और ये वाला सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और इसका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। पहले का सेकेंड और अभी का ये सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस तो वही था, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ तो त्वरण की बीमा क्या है, L/(-2) है, ठीक है ना। त्वरण कैसे मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे धनात्मक, जबकि वेग की विपरीत दिशा में, जिधर मान लीजिए इधर वेग है तो इधर अगर डायरेक्शन देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर डायरेक्शन देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही है तो उसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए दूरी सूत्र क्या आता है, दूरी सूत्र देखिए दोस्तों, v बराबर u प्लस at होता है, s बराबर डिस्टेंस इसको बोलते हैं ut, और ये आपको तो पता ही है v क्या था, अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक वेग है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। तो s बराबर कैसे निकालेंगे, अगर हमको दूरी निकालना हो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अगर हमको क्या कहते हैं उसको, अंतिम बिंदु निकालना हो, अंतिम वेग निकालना हो तो u प्लस at है। अगर हमको v स्क्वायर मतलब वेग का स्क्वायर निकालना है, यानी प्रारंभिक क्या कहते हैं उसको, अंतिम बिंदु का स्क्वायर जो वेग का स्क्वायर निकालना है तो u स्क्वायर प्लस 2s है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम वेग या चाल, विस्थापन अथवा दूरी, प्रारंभिक वेग अथवा चाल, और लगा समय जो हमारा समय लगेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें ओके दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, अब आता है वृत्तीय गति आता है, ठीक है ना। वृत्तीय गति आता है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में इतना कुछ है नहीं, बस इसमें एक समान वृत्तीय गति कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है ना। ये यूज कहाँ पे होता है, ये मुख्य बिंदु है। ये यूज कहाँ पे होता है, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। चूँकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर रहती है, अतः इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। मतलब देखो ये यहाँ से चला, ठीक है ना, वृत्तीय तो वही होता है ना सर्कल, और इसका डायरेक्शन जो होता है इस तरफ होता है, ठीक है ना, यही कहलाता है अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। एक समान सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता है। सरल रेखा मतलब इसे वृत्तीय नहीं रहता है, सरल रहता है, उसमें कोई त्वरण नहीं होता, जबकि एक समान वृत्तीय गति में सदैव एक त्वरण कार्यरत करता है। एक समान सरल रेखीय, एक समान वृत्तीय गति है, ठीक है, दोनों में अंतर है। अब आता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसमें बस एक ही चीज़ याद करना है, एक तो यह एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है,
रेडियन होता है, ठीक है ना। और इसका बीमा जो होता है 0 होता है, यानी m0 l0 t0, अर्थात इसे द्रव्यमान, त्वरण, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करेंगे, इसको ओमेगा शायद पढ़ते हैं, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी है, ठीक है ना। कोणीय विस्थापन है और लगातार टाइम है, यानी कि थीटा बाई टी है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन क्या था? सदिश राशि है था, तो कोणीय वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। ओके, कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन बाई सेकेंड होता है, रेडियन बाई सेकेंड होता है। इसकी बीमा होती है टी इनवर्स होती है, क्योंकि यहाँ पे टी आ गया ना, टाइम आ गया, ठीक है। अब आते हैं, यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण यानी 360 डिग्री पूरे चक्कर अगर लगाता है, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, पता ही है। 2 पाई कर दिया तो 360 डिग्री हो गया। तो 2 पाई रेडियन कोण घूम जाए तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय का कण का परिक्रमण काल टी कहलाता है। वही कण द्वारा 1 सेकेंड समय में लगाए गए चक्रों की संख्या कण की आवृत्ति n कहलाती है। तो कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध क्या होता है? तो औसत कोणीय वेग 2 पाई बाई टी, चूँकि n जो होता है ना, ये आवृत्ति जो होती है 1/t होता है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय वेग बराबर 2 पाई n का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि t बराबर 1/t बराबर n होता है। तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में यहाँ पे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में क्या संबंध है? v इक्वल टू होता है RW, v रेखीय वेग है और r क्या है? वृत्त की तिर्यता है। और ये तो कोणीय वेग तो आपको तो पता ही होगा। रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की तिर्यता गुणे कोणीय वेग। यहाँ पे रेखीय वेग है, इसको कहते हैं रेखीय वेग बराबर क्या होता है? वृत्त की तिर्यता मतलब r, और ये W है हमारा, ओमेगा है ये हमारा, ठीक है ना, कोणीय वेग है। अब आता है बल, ठीक है ना। तो बल का तो पता ही है, जो स्थान में परिवर्तन ला दे किसी वस्तु के आकृति में, अवस्था में परिवर्तित ला दे और वो विराम अवस्था में ना हो, अब विराम या एक समान गतीय अवस्था में हो, यानी उसके स्थिति में परिवर्तन ला दे। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो ये पेन यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पेन यहाँ पे, मैंने इसको, ये पेन यहाँ पे है, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ से खिसका दिया, ठीक, ये खुद किससे तो खिसकेगा नहीं, मैंने इसे बल लगा दिया, इसको ऐसे खिसका दिया, मैंने इसको बल लगा करके ऐसे खिसका दिया, तो यही क्या कहलाया? इसके स्थान में परिवर्तन, ठीक है ना, इसके स्थान में परिवर्तन, ठीक है ना। और हाँ, अगर इसके स्थान में परिवर्तन है तो, लेकिन ये फोर्स हम बल लगा रहे हैं, तो बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो नीचे से भी ऊपर कुछ बल लगा रहा होगा, ठीक है ना, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वह बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था यानी विराम या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल एक क्या है? सदिश राशि। मैंने अभी सदिश राशि कितना कितना जाना? वेग था, विस्थापन था, ठीक है ना, और त्वरण था, सदिश राशि था, ठीक है। उसके बाद कोणीय विस्थापन भी सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, ठीक है ना, और बल भी क्या है? सदिश राशि है। बल भी क्या है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड है, तो केजी को क्या लिखेंगे? एम, मीटर को क्या लिखेंगे? एल, और टी -2 लिखेंगे, mL/T⁻² लिखेंगे। इसका वीमा जो होगा सो, ठीक है ना, बीमा लिखना हो तो ये लिखेंगे, एसआई मात्रक ये लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसको न्यूटन भी कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, ठीक है। अब है मशीन। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मशीन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें उसका लीवर होता है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। ये एक युक्ति होती है जिसमें घिरनी लगा होता है, जैसे कि हम लोग पहले कुआं से पानी खींचते थे, उसमें घिरनी लगा होता है। स्क्रू जैक होता है किसी गाड़ी को उठाने वाला, लीवर होता है किसी चिमटा जो पकड़ने वाला होता है उसको लीवर कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में उतना कुछ है नहीं समझना, ठीक है ना, बस ये जान लेना है कि ये लीवर होता है इसमें, ठीक है ना, स्क्रू जैक होता है, पुल्ली होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, यही सब होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमें याद रखना है। जैसे उत्तोलक यानी कि लीवर का जो होता है कितने प्रकार के? तो लीवर 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के
उत्तोलक, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हमको जाना है कि इसके मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं। तो प्रथम श्रेणी के जो लीवर होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सीरीज के, उसमें क्या होता है, सिंडाली होता है, हिंडोला होता है, झूला होता है, हैंड पंप होता है। जैसे हैंड पंप पानी ऐसे दबाते एक तरफ तो दूसरी तरफ से वो निकलता है, झूला को एक तरफ पुश करते तो दूसरी तरफ निकलता है, उठता है। तो ये यांत्रिक लाभ है एक, यानी इसमें कह सकते हैं यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अगर देखा जाए द्वितीय श्रेणी के एग्जाम्पल क्या क्या, उसमें था झूला था, हैंड पंप था, ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी के था ठेला यानी सरौता, एक पहिया वाली ठेला। एक पहिया वाली ठेला आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, जैसे कूड़ा जो खींचता है ना, कूड़ा जो उठाने वाला होता है उसमें एक पहिया ही लगा रहता है, ठीक है ना। एक साइड उसको एक चक्का लगा रहता है, ठीक है ना, एक साइड यहाँ पे चक्का लगा रहा है, एक साइड डंडा जो पकड़ने वाला नीचे जो आने वाला हो तो उसको उठा करके और एक ही चक्के पे वो चलता है, ठीक है ना। तो भार शक्ति और अलम के बीच में होता है। भार शक्ति अलम क्या होता है, उसके बीच में होता है, ठीक है ना उठाने वाले को दिक्कत होता है ना उस चक्का को दिक्कत होता है। जैसे कि सरौता एक पहिया वाला ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन देखते हैं, बीच में उतना कुछ लगता ही नहीं है, बस एक तो उधर जो दवा सो और एक इधर। इसका यांत्रिक सदैव एक से अधिक होता है, यानी सेकेंडरी का क्या होता है, एक से अधिक होता है। प्राइमरी का तो क्या था, या तो एक से कम या एक से ज़्यादा था। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है, शक्ति आलम और भार के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। इसको जैसे कि स्टेपलर क्या करते हैं, एक ही तरफ उसको दबाते हैं, दूसरी तरफ चिमटा एक ही तरफ दबाते हैं, ठीक है ना। मनुष्य का हाथ एक ही तरफ, मतलब पीछे हमारा शोल्डर है वो कुछ नहीं करता, आगे वाला ही कुछ करता है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, एक से कम होता है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। गैलीलियो एवं आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे। कौन थे, गैलीलियो और न्यूटन थे। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, न्यूटन्स का बुक कौन सा है, प्रिंसिपिया है, में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिसे न्यूटन्स के गति विषयक नियम भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, लॉ ऑफ द इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे। फर्स्ट लॉ से क्या आता है, हम क्या सीखते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहता है तो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, या यदि वो गति में है तो वो गति में ही पसंद करेगा रहना। तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न ला दे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। यानी जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगा, ठीक है ना। जड़त्व का क्या, जड़त्व किसको कहते हैं, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है, अतः परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। मतलब वो जब तक उस पर विरोध नहीं होगा तब तक उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, उसके प्रतिरोध में। जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की का कम होता है, ठीक है ना। जड़त्व के नियम से प्राप्त बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा कहलाता है। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से किसका लॉ हमें निकलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और उसे हमें क्या मिलती है, बल की परिभाषा भी उसी से हमको मिलती है, ठीक है ना। जड़त्व के नियम के, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में हमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन्स के तीसरे लॉ कौन है, दूसरे लॉ कौन है और फर्स्ट लॉ कौन से है, ठीक है। तो क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना। देखते हैं जब कोई ट्रेन से उतरता है उसको ट्रेन की दिशा में चलना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर क्या रहता है, गति में रहता है, मोशन में रहता है, इसलिए उसको चलना पड़ता है। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक, देखते हैं ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी भी जो है, हमारा शरीर भी क्या रहता है, मोशन में रहता है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। ओके दोस्तों, तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा में विपरीत, अब देखिए अगर हम लोग लेफ़्ट से चल रहे हैं और लेफ़्ट मुड़ना है तो हम लोग राइट झुकना पड़ता है, और राइट झुक ही जाते हैं हम लोग। साइकिल पे भी आप देखना, अगर हमको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट मुड़ना है तो राइट झुकना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट जाते। क्यों लगे फल टूट जाते, क्योंकि उसमें जब धक्का लगता है ना तो वो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन हम उसमें क्या लगाते हैं,
बल लगाते हैं, इसलिए वो आगे पीछे होकर के इसमें गिर जाते हैं, क्योंकि उसके क्या करते हैं, गति में वो विराम है तो उसको गति में ले आते हैं, इसलिए वो पेड़ का फल जैसे टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब आता है मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अक्षर के ऊपर तीर लगाते हैं। ठीक है ना, जब भी हम कुछ लिखते हैं सदिश राशि तो उसके अक्षर के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं, वेक्टर का साइन लगाते हैं ऐसे। ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं, वेक्टर एक इसको कहेंगे। संवेग द्रव्यमान एवं गुणे वेग इसको संवेग कहते हैं, यानी इसको पी से कहते हैं। मोमेंटम होता है लेकिन इसको पी सिंबल है इसका, एम मास है और भी वेलोसिटी है। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। यदि दो वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु दो समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। दोनों में अंतर है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो वस्तु भी इसी दिशा में जाएगी। यहाँ अगर इसको हम आगे की तरफ लगाएंगे, खिसकाएंगे तो ये आगे की तरफ ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं। पी हमारा संवेग था और एम यू P2 बराबर एम भी होगा। ठीक है ना, क्यों, यहाँ पे देखिए, माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु यू की प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में खींच रही है, यानी यू से भी तक जाना है। सॉरी, यू है उसका प्रारंभिक। टी समय तक एक निश्चित बल F लगने पर उस वस्तु का वेग भी हो जाता है, यानी P1 क्या था, mu था, और P2 क्या था, mv है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, P2 माइनस P1 हो गया। P2 हमारा mv था, P1 हमारा mu था, तो m कॉमन ले लिए तो u माइनस v हो गया। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर लगाया गया बल कहलाता है, यानी बल क्या हो, किसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, इकाई समय के समानुपाती होता है, जैसे कि F समानुपाती P/T। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। P हमारा था जो कॉमन लेकर के लाए थे, M ब्रैकेट में है, V माइनस यू है बाई टी है, और M है, यहाँ पे A क्या है, V माइनस यू बाई टी होता है। हमने वहाँ पे एक्सेलरेशन जब पढ़ा था, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, अर्थात वेग परिवर्तन दर यानी त्वरण है ये। ठीक है ना, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, K मतलब कांस्टेंट हो गया, और M K एक समानुपातिक स्थिरांक है। तो द्रव्यमान बल तथा त्वरण के एसआई मात्रक के लिए K का डिनोट 1 होता है। ठीक है ना, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। हमने यहाँ से परिभाषा मिल गया, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे देखिए F बराबर एम वी माइनस यू बाई टी हो गया, ये हमें निकल गया। F0 अगर रखेंगे तो T यानी V बराबर U दोनों हो जाएगा, अर्थात वस्तु समान वेग U से चलती रहेगी। यदि शून्य है तो वो भी शून्य हो जाएगा, अर्थात विराम अवस्था, यानी वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा। ठीक है ना। न्यूटन की गति के नियम के अनुरूप क्या क्या है, अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने चाहिए। क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक मतलब जो फील्ड में जो रहता है उसको कहते हैं क्षेत्ररक्षक। जब तेज़ी से आती गेंद को कैच करता है तो अपनी हाथों को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर खींचते हैं, यानी अगर गेंद नीचे आ रहा है तो हाथ को और वो नीचे खींचेगा ताकि उसे चोट ना लगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई वस्तु को अगर गति में है तो उसे गति में ही कैच करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे गाड़ी में लगने वाले झटकों। जो गाड़ी होता है, गाड़ी में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, जैसे कि झटका ना लगे। यदि दो हल्की और भारी गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद कैच करना आसान होता है, भारी गेंद में ज़्यादा फोर्स रहता है, ज़्यादा बल लगता है। ठीक है। अब आता है थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ इसको कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल का प्रयोग प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगती है, यानी गोली आगे जाएगी तो उसका झटका पीछे भी लगेगा।
इसलिए देखते होंगे कि हाथ से उसको कंधे से, मतलब जो हाथ होता है हमारा, उससे दबा करके बंदूक को रखते हैं उसके पीछे वाले को, ठीक है ना, और तब गोली छोड़ते हैं। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास जो एग्जॉस्ट करता है की प्रतिक्रिया, यानी रॉकेट में जितना तेज़ी से धुआं पीछे निकलेगा आग, उतना ही तेज़ी से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। नाव को जल में चलाने के लिए चंपू से जल को पीछे की ओर, यानी पानी को काटते हैं तब वो नाव आगे जाता है, ठीक है ना। हम अपने भार को अनुभव करते हैं, वह भी प्रतिक्रिया का उदाहरण ही है, बल का उदाहरण ही है, ठीक है। नाव को चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर खींचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है? रॉकेट जो होता है, न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियम को मिलाकर के संवेग संरक्षण का सिद्धांत आता है, ठीक है ना। तो रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट का उड़ना, ये क्या है? संवेग संरक्षण का उदाहरण है। रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। रॉकेट के ईंधन का जब जलता है तो तीव्र गति से गैस निकास जो प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट को ऊपर धकेलता है, ठीक है ना, जैसे बंदूक वाले में। संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसकता है। यहाँ पे है, संवेग संरक्षण के कारण जब कोई वस्तु नाव की से कूदता है तो वो पीछे की तरफ खिसकती है, ठीक है ना। रॉकेट ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग परिवर्तन की भी नियत रहती है, ठीक है ना। यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान mb है तो व्यक्ति भी m से वेग से आगे की ओर कूदता है, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्मूला उतना याद नहीं, बस एग्जाम्पल याद रखिए कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, अब आता है अभी केंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखिए, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं बार बार, तो इसके डिफिनीशन उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इसका फार्मूला याद करेंगे। F बराबर ma होता है, F बराबर mv² बटा r होता है। अब ये mv² बटा r क्यों हो गया? क्योंकि a बराबर होता है v² बटा r, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या क्या है। जब कोई कार सड़क पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जब वो सड़क पे कोई कार मुड़ता है, साइकिल मुड़ती है, तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है, यानी वो अंदर की तरफ झुका रहता है। आप देखें जब टर्न लेंगे तो अंदर की तरफ झुका रहता है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम लोग लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आसानी होती है और राइट टर्न लेते हैं तो मुश्किल होती है, क्योंकि गाड़ी बाहर की तरफ झुक जाता है, इसलिए गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। ग्रहों को सूर्य के परिक्रमण करने के लिए एवं उपग्रहों को ग्रहों के परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। देखते हैं, सन अगर यहाँ पे है, ठीक है ना, सन अगर यहाँ पे है तो इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है अंदर की तरफ रहता है, ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, यानी उसमें एक आकर्षण बल लगा रहता है, ठीक है ना। और अगर जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर क्या घुमाया जाता है तो डोरी के अंदर की ओर खींचते रहता है। इसलिए देखते हैं कि जब हम लोग कोई गिरनी ना चाहते हैं ना तो वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि वो गति में रहता है और उसी वृत्तीय गति पर रहता है, ठीक है। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो उसे तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है, ठीक है, तभी वो मुड़ पाता है। अभिकेंद्रीय बल उतना तो पूछता है एग्जाम में, लेकिन अपकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन एवं वॉशिंग मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा चीज़, अगर आप किसी खाट को देखे होंगे या फिर किसी बेडशीट को देखेंगे, उस पर अगर डंडे से ऐसे मारेंगे ना तो धूल कण बाहर निकलते हैं, वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है कि वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर की ओर फोर्स लगता है। अब आता है बल आघूर्ण। टर्क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। टर्क्यूब का बस हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो टर्क्यूब क्या है, न्यूटन प्रति मीटर हो उसका, इसका मात्रक याद करेंगे और इसका जो टर्क्यूब का होता है बल गुने बल और अक्ष की दूरी यानी न्यूटन मीटर, इसको याद रखेंगे। टर्क्यूब इसका बीमा याद रखेंगे, ml² T⁻⁻2 है, ठीक है, ml² T⁻⁻2 है।
उसके बाद आता है बल आघूर्ण का उदाहरण क्या क्या है। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेंच को आसानी से घुमाकर उसे बाहर की ओर खींच लेते हैं, वो टर्क्यू का ही है। रिंच द्वारा नट बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है। हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखना, उससे हैंडपंप चलाने में आसानी होती है। ये सारे क्या है, टर्क्यू के उदाहरण है, एग्जाम्पल है टर्क्यू के, ठीक है ना। कुपल क्या है, बलयुग्म क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरत तो आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखते हैं। संवेग के आघूर्ण की कोणीय संवेग कहा जाता है। प्राय इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे क्या है, इधर देखते हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है दूरी गुणे संवेग, यानी इसको जे से डिनोट करते हैं। दूरी यानी आर हो गया, त्रिज्या जिसको मतलब होता है ये, अगर देखिए कोई पथ पर होता है ना, तो ये हो जो होता है दूरी, ये आर होता है, यानी त्रिज्या होता है ये, ठीक है ना। एम भी हो गया संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, तो जे बराबर हो गया एम भी आर हो गया, ठीक है ना। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या क्या है, उदाहरण इसका देखेंगे। यदि किसी डोरी को एक पत्थर से बांधकर घुमाए तो डोरी की लंबाई बढ़ने पर पत्थर का वेग घट जाएगा और डोरी की लंबाई कम करने पर पत्थर का वेग बढ़ जाएगा। दूरी होगा तो कम धीरे घूमेगा, अगर दूरी ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे, अगर दूरी कम है यानी उसकी लंबाई कम है तो जल्दी घूमेगा वो, ठीक है ना। अब इधर उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। घर्षण बल है, घर्षण बल, चलिए घर्षण बल का हम लोग डायरेक्ट इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उदाहरण बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो घर्षण बल का उपयोग कहाँ पे, जैसे कि बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने के कारण गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं, इसलिए देखते हैं मतलब खुदा रहता है रोड पे, गिट्टी छोटा रहता है ताकि घर्षण मिले और गाड़ी स्लिप ना करे। चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण चलने में परेशानी होती है। कीचड़ में गाड़ियाँ फंस जाती है, यही घर्षण कम होने के कारण। सड़क पर तेल आदि फैलने से साइकिल फिसल जाती है। घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तु अपनी सतह पर विराम अवस्था में आसानी से बनी रहती है, अन्यथा जरा सा बल लगने पर वे गति हो जाती है और दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, घर्षण विहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो जाती है, ठीक है ना। घर्षण विहीन, यहाँ पे घर्षण नहीं है। घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाकर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों में उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है ना। मशीन के कलपुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि आदि उत्पन्न होती है, जिससे मशीन के खराब होने की संभावना होती है। घर्षण ज़्यादा रहता है तो गाड़ी में रुकावट ज़्यादा होती है, तेल खर्च ज़्यादा होता है, यही सब है। अब आता है हमारा केपलर का नियम, ठीक है ना। सूर्य, वो जो सोलर सिस्टम का सिद्धांत का जो केपलर ने दिया था, ठीक है ना। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम कक्षाओं का नियम दिए थे, जैसे कि अगर कोई वस्तु है तो सूर्य के समान दूरी पर वो चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है ना। द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड है, ठीक है ना। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है ये, ठीक है ना। परिक्रमण कालों का नियम है ये, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम गुरुत्व केंद्र के। देखिए जो मैंने कलर करके रखा, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है। अगर उसका कुल गुरुत्वीय बल होगा तो वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। पीसा की झुकी जो मीनार है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण है। पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो किसके कारण है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही है, गुरुत्वीय बल के कारण ही है पीसा की झुकी मीनार, ठीक है ना, जो कि अभी तक नहीं गिरा है। उसके बाद आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ये 1686 में बताया था, ब्रह्मांड में कैसे वो क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, Fg बराबर G इंटू M1 M2 बाई r², ठीक है ना। ये दो M1 और M2 का 2 मास का है, इसके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना। तो बताया था, और आपको तो पता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच की दूरी जो है क्या है, r है, यहाँ पे r² लिख दिया गया है, ठीक है ना।
वर्ग के समानुपाती होता है कणों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ से परिभाषा आता है उसका, जी का मान वो एक नियतांक है जिसका मान होता है 6 यहाँ पे देखिए, जी एक नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इसके कुछ उदाहरण तो यहाँ पे देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, अतः यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाए तो समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक साथ पृथ्वी पर पहुँचते हैं। यानी कि एक लोहा है एक पत्थर है, दोनों का क्या कहते हैं मान अगर अंतर है उसमें, ठीक है ना, और समान ऊंचाई से गिरा रहा है तो एक साथ वो ज़मीन पर आएगा। ठीक है ना, समान त्वरण के कारण। तो क्योंकि वायुमंडल का घर्षण नगण्य मानते हुए वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। अगर वायु रहा वहाँ पर तो उसकी उपस्थिति में, अगर यहाँ पे दिया हुआ है ना वायुमंडलीय घर्षण नगण्य हो मतलब निर्वात, अगर वहाँ पे निर्वात नहीं हो वायु हो तो वहाँ पे दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा, भारी वस्तु पहले गिरेगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है मास। देखिए, एक किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जरूरत की माप होता है, अतः किसी वस्तु का जरूरत उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर नहीं, यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार बदलता है। यहाँ पर है ये देखिए भार दिया हुआ है। ठीक है ना, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसको पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, वो तो भार है। भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का मात्रक है, न्यूटन। ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है ना, द्रव्यमान नियत रहता है और भार बदल जाता है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण लगता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे चंद्रमा उस वस्तु की ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तु पर कम आकर्षित बल लगता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, अतः पृथ्वी किसी वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा उसका 1/6 होगा। ठीक है ना, जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। जी के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए जी का मान कहाँ क्या होगा। सो पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, यानी उसका जो व्यास जो होता है पृथ्वी का उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, उस पर कम होता है। ठीक है ना, तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। बस यही याद रखना है, इक्वेटर पर कम होता है, ध्रुव पर ज़्यादा होता है, पोल पर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ भी है भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, अब आते हैं इधर। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। अतः यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाएगी, यानी कि इक्वेटर पर ज़्यादा हो जाएगा, पोल पर कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेज़ी से घूमना प्रारंभ कर दे तो पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी जितना तेज घूमेगा उसका जी का मान उतना कम हो जाएगा। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, इक्वेटर लाइन पर सबसे कम, याद रखिएगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है ना, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। कब घटता है? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित पिंड के लिए जी का मान पृथ्वी तल पर जी के मान का 1/4 होता है। यही कारण होता है। अब देखिए, एक विशेष परिस्थिति में गुरुत्व बल या गुरुत्वीय त्वरण जी शून्य महसूस होने लगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर गिरती हुई लिफ्ट में उस समय वस्तु का भार भी शून्य महसूस होगा, अर्थात वस्तु भारहीनता की अवस्था में होगी। ठीक है, अब ये लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार क्या होता है, यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर
या नीचे जाए तो वस्तु अपना आभासी भार अपने वास्तविक भार के समान प्रतीत होगा, यानी इक्वल होगा अगर समान वेग से आ रहा है तो, यानी शून्य त्वरण है तो। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो कोई वस्तु मुक्त त्वरण से गति करे तो वस्तु अपना आभासी भार शून्य प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट जी से अधिक त्वरण से गति करे तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति आभासी भार की ओर ऊपर लगेगा और व्यक्ति लिफ्ट की छत पर जाएगा। यानी लिफ्ट अगर नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका भार अधिक होगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका भार कम प्रतीत होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट डे में क्या पढ़ेंगे, इसको यहीं पे बंद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे में उपग्रहों की गति पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें सैटेलाइट आएगा, ये सब आएगा। अब थोड़ा सा ही बचा है, बस एक दिन और ये क्लास चलेगी, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।